Hello students, so this lecture is about thermoelectric power generation. तो first we will discuss introduction. तो जो thermoelectric power generation है उसका मेन प्रिंसिपल थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है. थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही हम सीबैक इफेक्ट भी कहते हैं. तो एक्चुअल में ये क्या होता है सीबैक इफेक्ट, हम वो स्टडी करते हैं या आपने वैसे लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा. तो इसमें दो मेटल्स होते हैं. सपोज एक मेटल ये एक्स है और ये ब्लू कलर से मैंने दूसरा मेटल बनाया है, उनको ज्वाइन किया जाता है. ठीक है, तो इसके दो एंड्स बन जाएंगे, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है. तो अगर इन दोनों एंड्स को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखा जाता है, ठीक है, अगर मान लो इसका टेम्परेचर कुछ और है T1 और इसका T2 कोई और टेम्परेचर है और दोनों टेम्परेचर डिफरेंसेस में टेम्परेचर्स में कुछ डिफरेंस है, तो इन दोनों पॉइंट्स में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, इस इफेक्ट को हम थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सीबैक इफेक्ट भी कहते हैं. ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब भी दो मेटल्स हैं उनको डिसिमिलर मेटल्स है, डिफरेंट मेटल्स हैं, उनको ज्वाइन किया गया है, तो इसके दो एंड्स जो बन जाएंगे उन दोनों में अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज भी इंड्यूस हो जाएगी. और अगर सर्किट हम कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पे हम एक्सटर्नल कुछ भी मैंने लोड लगा दिया, ठीक है, तो वोल्टेज हमें यहाँ से मिल जाएगी. तो इस पूरे सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो कर जाएगा. ठीक है, तो ये एक पाथ मिल जाएगा इसको. तो करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों जो टेम्परेचर्स हैं वो सेम, अगर सेम हो जाएंगे दोनों टेम्परेचर्स तो फिर करंट की जो फ्लो है वो स्टॉप कर जाएगा. ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर दोनों सेम हो गए तो कोई टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा. तो जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगी और तो करंट भी नहीं होगा. तो यही यहाँ पे लिखा है, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर ज्वाइंड एंड आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर देन अ वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड एट द टू जंक्शन. इफ द सर्किट इज क्लोज्ड करंट बिगिंस टू फ्लो टिल देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस है. और एक और पॉइंट है कि अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं. तो हम उसमें अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज़ करें, मतलब ये जो दो हमने मेटल्स बनाए हैं यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करें तो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है. तो हम आगे स्टडी करेंगे कि हम किन किन मेटल्स का यूज़ करते हैं और कैसे आपकी थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होती है. सो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह का बनेगा. दो मेटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं. तो ये डिसिमिलर मेटल्स, एक पी टाइप का है एक एन टाइप का, और दोनों को ज्वाइन कर रखा है. ये वाली एक ये जंक्शन है और दूसरे ये वाले एंड है, इसको यहाँ पे लोड के थ्रू हमने ज्वाइन कर रखा है. तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर जाएगा क्योंकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो इट कंसिस्ट ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स विद देयर एंड्स ज्वाइंट. वन एंड इज केप्ट एट हायर टेम्परेचर, यहाँ पे देख सकते हैं हमने हीट सप्लाइड लिखा है, तो ये हॉट जंक्शन है और ये वाला कोल्ड जंक्शन है. ठीक है, एंड द अदर एट लोअर टेम्परेचर. एंड द सिंपलेस्ट थर्मोकपल कंसिस्ट्स ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स. तो यहाँ पे ये दोनों, एक पी टाइप है एक एन टाइप है, और इसी को हम थर्मोकपल भी कहते हैं. ठीक है, अगर आपको डिफाइन करने के लिए आता है थर्मोकपल तो आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं. ये नाउ जो EMF प्रोड्यूस होगा, द EMF प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट. कितना टेम्परेचर में चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो अब जो प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है बीच में, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको हम सीबैक कोफिशिएंट कहते हैं. मतलब DV जो है वो अल्फा टाइम्स ऑफ DT होगा. ठीक है, इसका मतलब है कि अब जो वोल्टेज प्रोड्यूस है वो आपकी प्रोपोर्शनल होगी जितना टेम्परेचर डिफरेंस है, राइट, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी. तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करें तो उसकी जगह जो आएगा वो अल्फ़ा आएगा. ठीक है, मतलब DV इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ऑफ DT. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सीबैक कोफिशिएंट कहते हैं उसको, अल्फ़ा को हम सीबैक कोफिशिएंट कहते हैं. तो अब अल्फ़ा है क्या चीज़, ठीक है, ये क्या है, अगर मान लो DT आपका टेम्परेचर में डिफरेंस है तो अल्फ़ा, अगर जब DT 1 केल्विन के बराबर होगा सपोज, ठीक है, जब DT 1 है तो उस टाइम DV अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो अल्फ़ा क्या हो गया उस टाइम, जब DT 1 केल्विन है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू
वोल्टेज के बराबर हो गया ये। तो अल्फ़ा इट इज़ डिफाइंड एज वोल्टेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, अल्फ़ा वोल्टेज प्रोड्यूस के बराबर है बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ थर्मोकपल व्हेन अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इस रिलेशन से ही निकला ये कि जब टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द थर्मोकपल। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फ़ा इज डिफाइंड एज द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू एंड्स व्हेन अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये रिलेशन पहले आपको याद रखना है, दैट डी वी इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ऑफ डी टी। अब यहाँ से हम अल्फ़ा को और कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा को हम डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हो गया, तो अल्फ़ा को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट सीबेक कोएफिशिएंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो अब अगर मान लो, अब ये सेपरेट केस है, अगर टी एच हायर टेम्परेचर है और टी एल आपका लोअर टेम्परेचर है, तो हमें पता है डी वी इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ऑफ डी टी होता है। तो अगर हम इसको अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे आके डी वी का इंटीग्रेशन वी बचेगा, और यहाँ पे हम इसको कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, टी एल से टी एच तक। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ फिगर ऑफ मेरिट। तो अब जो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर में हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो कितना सूटेबल है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टर्म से, फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, मतलब उसको रेट करने के लिए कि कितना अच्छा मटेरियल है। तो मटेरियल यूज्ड इन थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आर रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट उस मटेरियल का निकाला जाता है, वहाँ से हम देखते हैं कि कितना कैसा मटेरियल है। तो फिगर ऑफ जो मेरिट है उसका डेफिनेशन, उसका जो फॉर्मूला है वो है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन रो के। तो अल्फ़ा जो है वो आपका सीबेक कोएफिशिएंट है। ठीक है, सीबेक कोएफिशिएंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डी वी इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ऑफ डी टी होता है। तो अल्फ़ा सीबेक कोएफिशिएंट है तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, डी वी अपॉन डी टी, मतलब वोल्ट्स पर केल्विन। तो सीबेक कोएफिशिएंट वोल्ट्स पर केल्विन इसके यूनिट। नेक्स्ट रो आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक तो हमें पता ही है, और इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के यूनिट ओहम मीटर होते हैं। एंड के थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी है कि कितना थर्मल पावर वो पर मीटर पर केल्विन कंडक्ट कर रहा है, तो इसकी यूनिट है वॉट्स पर मीटर केल्विन। एंड देन जेड जो है वो ये फॉर्मूला होगा रोज अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन रो इंटू के। तो ये फिगर ऑफ मेरिट है और इसके यूनिट्स केल्विन इनवर्स आते हैं। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और बाकी टर्म्स याद रखनी है। और जो बेस्ट मटेरियल है आपका इसके लिए, जिसका फिगर ऑफ मेरिट बेस्ट माना जाता है, उसको वो पेयर है आपका बिस्मथ। ठीक है, बिस्मथ एंटीमनी एलॉय को का फिगर ऑफ मेरिट सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसका आपका जो सीबेक कोएफिशिएंट की वैल्यू है इसके लिए वो होती है 100 माइक्रोवोल्ट्स पर केल्विन, और इसका जो फिगर ऑफ मेरिट है Z से जिसको हम डिफाइन करते हैं वो होता है 1.1 इंटू 10⁻³ तो बस आप ये याद रख सकते हैं कि बिस्मथ एंटीमनी एलॉय का आपका बेस्ट पेयर उसको माना जाता है। नाउ दिस टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। तो अब जो हमें थर्मोकपल के लिए मटेरियल्स चाहिए वो हम उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द मेटल शुड हैव हाई सीबेक कोएफिशिएंट। सीबेक कोएफिशिएंट उसका हाई होना चाहिए। ठीक है, तो कई आगे लिखा है मैनी सेमीकंडक्टर्स हैव लार्जर वैल्यू ऑफ सीबेक कोएफिशिएंट। कई सेमीकंडक्टर्स का लार्ज वैल्यू ऑफ सीबेक कोएफिशिएंट होता है। एंड बट आप इतना भी लिख सकते हैं कि द मेटल्स शुड हैव हाई सीबेक कोएफिशिएंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट दे शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड स्टेबल इन हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट्स। ये सिंपल है कि उनको इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ज़्यादा उनकी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए और स्टेबल होने चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट द मटीरियल शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ से लिखना है, थर्ड पॉइंट में आपको इतना लिखना है दैट द मटीरियल शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
कॉमन सी बात है कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, दैट्स इट। फोर्थ पॉइंट आपने लिखना है कि द मटेरियल शुड एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर मतलब अब वहाँ पे हमें चाहिए कि थर्मली वो ज़्यादा कंडक्ट ना करे, क्योंकि एक एंड को हमें कोल्ड रखना है, एक को हॉट रखना है, ठीक है। अगर वो थर्मल गुड कंडक्टर होगा तो क्या करेगा, गुड कंडक्टर अपने थ्रू हीट को कंडक्ट कर लेगा, तो एक पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स नहीं रह पाएगा, तो वो एक तरह से हीट को कंडक्ट नहीं करना चाहिए, गुड कंडक्टर नहीं होना चाहिए, ताकि दोनों पॉइंट्स का टेम्परेचर डिफरेंस बरकरार रह सके, ठीक है। तो इट शुड एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर, ठीक है। एंड द मटीरियल शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ फिगर ऑफ मेरिट, उसकी फिगर ऑफ मेरिट ज़्यादा होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट लिखना है आपने, ठीक है। मेन पॉइंट्स लिखने हैं आपने। नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन के प्रति वो उसमें रेजिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाई इलास्टिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए टू प्रिवेंट इट्स डैमेज एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण कई बार जो मेटल है वो टूट भी सकता है, उसकी स्ट्रेंथ ब्रेक होनी चाहिए, हो जाती है, तो उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, बस आपने वही पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने अभी अभी आपको ऑडियो में रिसाइट किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो क्या क्या इनकी मटीरियल्स हैं, तो देखिए आप लास्ट सेंटेंस जो है इसमें कुछ सूटेबल मटीरियल्स दे रखे हैं थर्मो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। तो पहला है लेड टेल्यूराइड। लेड टेल्यूराइड एन टाइप का भी होगा, पी टाइप का भी होगा, दोनों को ज्वाइन किया जाएगा। देन बिस्मथ टेल्यूराइड, ठीक है। इनको आपने फॉर्मूले इनके याद रख लेने हैं, जैसे लेड के PbTe है, बिस्मथ के Bi2Te3 है, बिस्मथ सल्फाइड। तो ये कुछ कॉमन आपके थर्मो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स हैं, इनको आपने नोट करना है। सो नेक्स्ट वी हैव एंटीमनी टेल्यूराइड, टिन टेल्यूराइड, इंडियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम टेल्यूराइड, सीजियम सल्फाइड, जिंक एंटीमोनाइड। तो इनमें से आपने कुछ एलिमेंट को आप याद रख लीजिए, ताकि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कुछ मटेरियल्स याद रखने को, तो आपके पास कम से कम 4-5 मटेरियल्स आपको याद होने चाहिए। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। सो फर्स्ट इज़ एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स के कारण क्या होगा, इसमें मैकेनिकल लॉसेस कम होंगे, एंड इसका बल्कि भी कम होगा, वेट कम होगा, ठीक है। सेकंड है इको फ्रेंडली है ये, एंड थर्ड है स्मूथ इन ऑपरेशन है। नेक्स्ट कम्पैक्ट है, छोटा होगा ये, और लाइफ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो वियर एंड टियर नहीं होगा। एंड पोर्टेबल है ये, किसी भी लोकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट में, मिसाइल में, सबमरीन्स में, रिमोट एरियाज़ में, ठीक है। सोलर एनर्जी से इसको हम पावर कर सकते हैं। तो इसका मेन जो एडवांटेज है वो यही है कि इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है, बाकी उससे ही रिलेटेड है, उसकी वजह से इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, इसकी साइज़ कम है, एंड स्मूथ है ऑपरेशन में, पोर्टेबल है। बट डिसएडवांटेज यही है कि हाई कॉस्ट है, लो एफिशिएंसी है, लो आउटपुट है, तो ये इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं। सो मेन डिसएडवांटेज है इसका लो एफिशिएंसी है और लो आउटपुट है, तो इतना आपने इसका नोट डाउन करना है।